बदल रहा है संघ। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में आरएसएस का बड़ा आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि करीब एक दशक में संगठन का यह सबसे बड़ा सम्मेलन है। आईटी पार्क के पास करीबन 100 एकड़ जमीन और जहां ग्राउंड पे होने जा रहा है इस सम्मेलन में आरएसएस के लगभग 1.5 लाख स्वयंसेवक शरीक हो रहे हैं। संघ के इस शिव शक्ति संगम में सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत कर रहे हैं। मोहन भागवत के अलावा संघ के कई आला नेता इस संगम में शामिल हैं। संघ के इस आयोजन से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संगठन बदलाव की राह पर है। इस पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ। संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है। नए साल के आगाज के साथ संघ भी अपनी ताकत को बढ़ाने और अपने नए कलेवर को लेकर सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे में आरएसएस का पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ है। शिव शक्ति संगम के नाम से किए जा रहे इस सम्मेलन में एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख संघ के स्वयंसेवक समागम का हिस्सा बनेंगे। बताया जा रहा है कि इतना बड़ा सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ और इसे दशक का सबसे बड़ा समागम माना जा रहा है, जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस समागम में संघ के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस समागम का क्या खास एजेंडा होगा, ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन संघ के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संघ खुद को समाज में एक सकारात्मक ताकत के रूप में पेश करना, अधिक से अधिक लोगों के इससे जुड़ने की राह बनाना और संघ कार्यकर्ताओं में अनुशासन संबंधी आदेशों पर जोर देना इसका मतलब बता रहा है। पुणे में इतने बड़े आयोजन को लेकर संघ से जुड़े लोग फिलहाल खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन इसकी चर्चा भी काफी हो रही है। इस समागम में पथ संचालन के लिए 3 नई धुनें बनाई गई हैं। इन धुनों को प्रार्थना धुन भी कहते हैं। इस गीत के बोल हैं शिव शक्ति संगम और इसको संगीत दिया है श्रीधर फड़के ने। ये कार्यक्रम 100 एकड़ जमीन पर हो रहा है। शिवाजी के रायगढ़ के किले की तरह आयोजन स्थल पर द्वार बनाए गए हैं और मंच पर भी शिवाजी की मूर्ति लगाई गई है। नए साल के शुरू होने के साथ अचानक संघ का भी बदला स्वरूप नजर आ रहा है। अक्सर प्रचार प्रसार और बड़े बड़े समागमों से परहेज रखने वाला संघ आखिर इतने बड़े पैमाने पर क्यों सम्मेलन कर रहा है? क्या संघ में बदलाव की बहार बहने लगी है? साथ ही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 11 से 14 मार्च तक राजस्थान के नागौर में बैठक होगी, जिसमें पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा होगी और आगे की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नागौर में संघ की इस बैठक में गणवेश बदलने पर भी चर्चा होगी और कुछ फैसले मुमकिन हैं। 2011 से खाकी निक्कर को बदलने की बात चल रही है। क्या संघ युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए पोशाक में बदलाव करना चाहता है? युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, सामान्यतः हाई स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, उनके लिए कार्यक्रम, जो एकदम बच्चे हैं, बाल वय के हैं, ऐसे लोगों के लिए कार्यक्रम। ऐसे हमने 4 प्रकार के कार्यक्रम किए। संघ की इन गतिविधियों में बदलाव की वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहन भागवत की अगुवाई में संघ अपने आप को जमाने के साथ बदलने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पुणे में आरएसएस के शिव शक्ति संगम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि क्या नए साल के साथ आरएसएस में बदलाव देखने को मिल सकता है, एक पहला सवाल और बड़ा सवाल। दूसरा कि क्या युवाओं को जोड़ने के लिए संघ में बदलाव की तैयारी है। तीसरा सवाल कि क्या स्वयं सेवकों के पोशाक गणवेश में बदलाव से युवा संघ से जुड़ेगा, ये एक सवाल। और चौथा सवाल कि क्या संघ अपनी छवि बदलकर आधुनिक दिखना चाहता है और क्या संघ अपनी कार्यशैली में भी बदलाव को तैयार है। ये 5वां और अहम सवाल। चर्चा में भाग लेने में हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हैं वो कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुन मोढवाडिया साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय हमारे साथ हैं, जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी हमारे साथ हैं और आरएसएस के प्रचारक अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारे लोग मौजूद, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। आरएसएस से हमारे साथ विचारक अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ। सबसे पहले मैं अवनिजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि बदलने की वेशभूषा से तैयारी होगी या कि कहीं बदलाव, बातचीत, विचार और वो आम युवा तक पहुंचे वो ज्यादा अहम है? देखिए प्रतीक जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शिव शक्ति समागम से
या इस तरह के कार्यक्रमों में इस तरीके के बदलाव की बात नहीं होती है। संघ की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यशैली है, जिसमें भी परिवर्तन की बात की जाती है, वो प्रतिनिधि सभा में की जाती है। इसलिए शिव शक्ति समागम के संदर्भ में इस तरीके के सवाल बिल्कुल एक तरीके से अप्रासंगिक तो है। युवा को कैसे आकर्षित करेंगे? नहीं, ऐसा आपको लगता है कि युवा आकर्षित नहीं है? बहुत अगर आप चिंता इस बात की भी है कि चिंता नहीं है, जो शाखाएं हैं उसमें लोग आ नहीं रहे। आपको आंकड़े नहीं मालूम है। 2010 के पश्चात जो शाखाओं में युवाओं की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसा लगता है आपको? ई शाखा भी लगती है जिसमें आईटी क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए संघ चूंकि प्रचार में विश्वास नहीं करता है, संघ कोई अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसी के सामने नहीं रखता है, इसलिए लोगों को बहुत सारे तो फिर इतनी भ्रम भव्यता रहते की हैं। क्या जरूरत है, मुझे बताइए। अब जैसी जितनी भव्यता के साथ तोरण द्वार बने हैं, शिवाजी महाराज की किले की तरह भव्यता दी गई पुणे है, में हो तो ये रहा- बदलाव तो है, सामने बदलाव दिख रहा है, ये दिख रहा है। प्रतीक जी, ऐसे कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर होते रहे हैं। पुणे में है तो पुणे में शिवाजी की नगरी है, इसलिए पूरा, और वहां पर जो पूरा सेट बनाया है शिवाजी पर, जिसने देसाई जी ने जो सीरियल बनाया है उन्हीं को सेट बनाने की, ये अपने अपने क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि हम इस तरीके का कार्यक्रम करें। इसमें संघ का केंद्रीय नेतृत्व जो है, केंद्रीय पदाधिकारी जो हैं, उनसे ज्यादा क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षा रहती है, उनकी जो संकल्पना रहती है, वो संकल्पना वहां पर प्रकट होती है। इसलिए अर्जुन जी, आप बात से सहमत हैं कि युवा जो है इस तरह से आकर्षित होगा? देखो, आरएसएस ये देश को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो देश की जनता जो चाहती है इतना वो करना नहीं चाहते। देश की जनता जब आजादी का संग्राम लड़ रही थी तब आरएसएस वो अंग्रेजों के साथ थे, और अर्जुन जी जो भी आप बात कहेंगे उसका प्रमाण जरूर दीजिएगा। का दाग भी आज, आप बिना प्रमाण के बात करेंगे तो फिर आप गलत करेंगे। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। हाँ, मैं प्रमाण के साथ ही बात करता, मैंने सुन लिया सबको, मुझे सुनने जी। क्विट इंडिया मूवमेंट का बात चल रही थी, सारा देश के जनता, कांग्रेस पार्टी वो जेल में जा रही थी, तब वो अंग्रेजों के साथ रहे नहीं थे। उसके बाद जब महात्मा गांधी कम्युनिस्ट देश पार्टी में शांति की स्थापना के लिए सब जब घूम रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी में आज आरएसएस की बात हो रही है, और महात्मा गांधी का खून का आरोप भी आरएसएस पर बार बार लग रहा है। महात्मा गांधी उसके बाद आज तक महात्मा गांधी की सेकंड अक्टूबर हो, माफी मांग ली गई या अब उनके असोसिएशन डे हो, ये 2 साल से या फिर से फंसेंगे। 2 साल से उन्होंने ट्रिब्यूट देना, नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं फिर से दोहराता हूं, महात्मा गांधी का खून का आरोप बार बार आरएसएस पर लगा है। आरोप लगा है, नथुराम गोडसे आरएसएस का प्रतिनिधि है, आरोप वो कभी आरएसएस, नथुराम गोडसे ने डिनाई नहीं किया। कौन लगाता है? नथुराम गोडसे ने कभी डिनाई नहीं किया, गोपाल गोडसे ने कभी डिनाई नहीं किया। दीजिए ना आप, कभी डिनाई नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आरएसएस के थे वो, कभी गोपाल गोडसे, आरएसएस नथुराम गोडसे ने कभी डिनाई नहीं किया। नहीं, आप दूसरी बात, आरोप लगते, दूसरी बात, एक सी बात है। मैं आपको सुन लिया है, मैंने आपको सुन लिया, मुझे सुनिए। नहीं, देखो, लेकिन आप देखो, आरएसएस वाले आप बताइए ना कौन आरोप लगाता है? मुंह बंद नहीं कर सकते। आरोप लगते हैं का मतलब क्या? आप अपनी बात जब रखना है, आपकी बारी आए तब आप रखो, लेकिन मुझे कौन लगाता है? आरोप का जवाब दीजिएगा, आप आरोप का जरूर जवाब दीजिएगा। नहीं, हम कोई आरोप है नहीं ना। आरएसएस ने कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 26 जनवरी की परेड में 1966 में देश का संविधान है, उसको अरबी संघ समुद्र के में फेंक स्वयंसेवक देना परेड में चाहिए। शामिल हुए। सुदर्शन आरएसएस का संघचालक थे, उन्होंने ये कहा था। तो अभी देश की जनता ने विचार कभी उसका स्वीकृत नहीं किया, इसलिए अपने जो है वो मुखौटे बदल रहे हैं। ये भी प्रयास एक मुखौटा बदलना का है, जिससे युवा उसके दरवाजे तक आए, और दरवाजे तक आए उनके बाद उसको जो जी मुखौटा बदल रहे हैं। अर्जुन मोडवरिया जी का कहना है, हम इनका स्वागत करते हैं। शाइना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मैं आता हूं, अर्जुन जी आपके साथ आता हूं, शाइना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन हम राजीव जी के साथ जाना चाहते हैं। राजीव जी, युवा लोग, जी बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं। सिर्फ एक बात बोलता हूं कि अर्जुन जी, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी की परेड में 1966 में 26 जनवरी के परेड में संघ के स्वयंसेवक बाकायदा राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे। आप कहते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराते।
अर्जुन जी कम से कम अपने फैक्ट्स, अपने तथ्यों को सही कर लीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप अब तक 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए थे संघ के स्वयंसेवक। जी अर्जुन जी, आप आपसे बिल्कुल हम जवाब लेंगे। राजीव जी, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, 15 अगस्त 26 जनवरी को वो तिरंगा नहीं लहराते, उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो ये तो बात अभी कंटेम्परेरी है, बिल्कुल कंटेम्परेरी तक वो जोड़ते हैं। वो कहते हैं अब तक, उसमें तो आप कोई उल्लेख ही नहीं कर सकते। बिल्कुल तिरंगा फहराता है, तिरंगे के राजीव जी तिरंगे में चक्र होना चाहिए, उसमें हाथ नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए चक्र होना चाहिए। अब सवाल इस बात का, जो एक्सेप्टेड है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो है। हाँ, अब इसमें आप अगर किंतु परंतु जोड़ेंगे, ये तो तिरंगा मत कहिए, तिरंगा नहीं, तो फिर सवाल इस बात का, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भी बोलने की जी राजीव जी आप प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति संघ का राजीव जी बोलेंगे। सम्मान है। राजीव जी अब जरा ना, आरएसएस मजबूर अपनी बात पर रखने से। देखिए, आरएसएस एक ऐसी संस्था का नाम है जो अपने 90 साल के इतिहास में, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो, कोई सकारात्मक राष्ट्र निर्माण की भूमिका नहीं निभाई है सिवाय दंगे फसाद कराने का। सही कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, साइना जी जब मैं आऊंगा तो आप बोल लीजिएगा, जब आपका मौका आए तो बोल लीजिएगा, कम से कम थोड़ी इतनी तो रखिए कि दूसरे को बोलने दीजिए। पहली बार बोलने बैठा हूं। तब संघ प्रमुख ने कहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं लेकिन आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। आजादी से पहले से लेकर आज तक देश में दंगे फसाद कराने के अलावा इनका कोई सकारात्मक भूमिका नहीं रहा है। और जो आप बोल रहे हैं कि ये नौजवानों के लिए ड्रेस बदलने की बात कर रहे हैं, इस बात की गवाही है कि नौजवान इनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। इतनी बेचैनी है कि 90 साल के अपनी इस कल्चर को, अपनी परंपरा को, अपने परिधान तक को त्यागने के लिए तैयार है। ये सब कुछ त्याग दें। बीजेपी एक मुखौटा है आरएसएस का, और जो इनकी नीतियां है कभी देश को जोड़ने की नीति नहीं रही है। आजादी के बाद गांधी को मरवाने से लेकर, आजादी के पहले से लेकर अंग्रेजों के साथ खड़े होने की तमाम प्रमाण है। अगर लंबा बहस मिले तो प्रमाण के साथ बात की जा सकती है, लेकिन अगर आज इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि नौजवान इनके साथ जुड़ेंगे, तो नौजवान धीरे इनकी जो छद्म राजनीति के तरीके हैं, जो इनके मुखौटे वाली पार्टी बीजेपी के तरीके हैं, जो झूठी बातों को कहने के तरीके हैं, करने का कोई तरीका नहीं है, सबसे पूरी तरह से जान चुके हैं। और इनका जो ढंग है, इनका जो ढोंग है, वो खुल चुका है। इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका ढंग, इनका ढोंग, मुखौटे वाली पार्टी बीजेपी। जी शाइना। प्रतीक जी, अभी मैंने सबको सुना है, अभी आप मुझे एक मौका दीजिए जहां मुझे कहना है कि जो 90 साल में राजीव राय जैसे लोग जो इतने कन्विक्शन के साथ संघ के बारे में बोलते हैं, शायद एक आध पुस्तक मैं उनको भेज दूं ताकि उनको पता चले कि संघ है क्या। संघ एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और जो देश के प्रति उनके भाव है, शायद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में ऐसे विश्वास के साथ देशभक्त देखने नहीं मिला है। जो अफसोस की बात यह है कि जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जहां लोग ऐसे अथॉरिटी के साथ संघ के बारे में बोलते हैं। साइना जी आप अपने बारे में बोलिए, आपका नॉलेज लिटिल नॉलेज है। आप 1-2 बुक भेजने की बात कर रही है, मैं दर्जनों बुक आपको भेज दूंगा, पढ़कर अपने नॉलेज का ज्ञान कर लीजिए। स्वयंभू राष्ट्रीय संस्था जो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, स्वयंभू राष्ट्रीय संस्था जो लड़ाई के, आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये स्वयंभू देशभक्त है जो अपने को देशभक्ति का सर्टिफिकेट खुद ही देते हैं। मैं आपको 2-4 दर्जन किताबें भेज दूं, मैं आपको 2-4 दर्जन किताबें भेज दूं, अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए। साइना जी, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। योर नॉलेज इज नॉट अप टू द मार्क वेयर यू कैन डिबेट ऑन दिस इशू एनीवेयर ऑन एनी नेशनल चैनल। आई चैलेंज यू एनीवेयर यू कम ऑन एनी फोरम, आपको मैं 20 किताब दे दूंगा। आपको पता है,
आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं दंगे के बारे में, दंगे कौन करते हैं? दंगे वो लोग करते हैं जो दंगे आप वोट बैंक की करते हैं, पूरा राजनीति देश करते हैं जानता और है, पूरी लोगों दुनिया को जानती भड़काते है। हैं। जिस देश बराक में ओबामा मुखिया यार बोल रहे थे, राष्ट्रीय बराक आकर आपकी धरती पर बोल आप गए। कोई भी आपत्ति देखे तो संग जाते हैं। पहले आप कोई भी संगठन की बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि विचारधारा सोच क्या है? जो लोग को विचारधारा सोच का स्पेलिंग नहीं पता है वो संघ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और आपको इतनी साइना जी, insecurity हो रही है साइना क्योंकि जी, आप पूना अपने में जो हो वक्तव्य रहा को है, आप वो अपने है वक्तव्य को discipline, शालीनता के साथ पेश discipline करिए। और आपसे नॉलेज का cadre, सर्टिफिकेट लेना है। discipline और आप cadre अपने जो वक्तव्य को आपको शालीनता के यहाँ साथ देखने पेश करें। मैं आपसे मिलेगा, निवेदन कर रहा हूँ, शायद आप देश जब में से आई हैं कहीं तब से भी कोई सर्टिफिकेट भी बांट कोने रही में है। नहीं। मैं अभी भी दावे के आपके साथ कह रहा हूँ पास कि आपसे ज्यादा discipline पढ़ा का- लिखा हूँ और आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूँ। प्रतीक जी, इसका आप- मतलब नहीं कि जी, मैं जी, आपको जी, सर्टिफिकेट जी, देता जी, रहूं। बिल्कुल। बहुत खुशी हुई। मैं जी, स्वीकार नहीं करने मैं वाली हूं चाहूंगा, जो आप बोल मैं रहे हैं। चाहूंगा, जो चाइना- आपको डिसिप्लिन के बारे में बिल्कुल नहीं बिल्कुल पता मैं है, उसी चीज को देशभक्त क्लियर के कर बारे देता में हूं। नहीं पता है। मैं मुझे चाहूंगा अफसोस कि होता है, व्यक्तिगत प्रतीक जी, व्यक्तिगत जब लोग टिप्पणी ना हो। टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, जब व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। उनको व्यक्तिगत आप टिप्पणी सर्टिफिकेट कोई बांट नहीं रही हैं, करना आई है चाहता तब से है। सर्टिफिकेट बांट रही फैक्ट्स के हैं। आधार लिटिल पे नॉलेज, नो नॉलेज, 100 ज्ञान से नहीं, ज्यादा परिभाषा नहीं। आप क्या संगठन, बात बोल रही हैं? 100 आप से उस मुद्दे पर ज्यादा जिस पर संगठन IBN जो 7 डिबेट अलग-अलग कर रहा क्षेत्र में है, उस काम कर मुद्दे रहे पर हैं। बात करिए। हेल्थ आप है, किसी को व्यक्तिगत एजुकेशन है, सर्टिफिकेट मत दीजिए। महिलाओं है, नक्सलवाद है। एक मिनट आप चुपचाप शांति से जरा सुन लीजिए भाई साहब, फिर आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। हेल्थ से लेके एजुकेशन, विमेन सेफ्टी, नक्सलवाद को लेके इतने 100 से ज्यादा संगठन हैं जो संघ के नीचे काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि एक भी व्यक्ति जो देश के प्रति आदर नहीं करता है, ये जो डिसिप्लिन आप देख रहे हैं पुणे में, यही डिसिप्लिन और यही कन्विक्शन के साथ जो प्रचारक अपने घर को डिसिप्लिन के साथ दंगे छोड़ते हैं और कराते हैं। देश और राष्ट्र हित को वापस आपने की आपकी टिप्पणी आप तय कीजिए। आप प्रतीक जी, आप उनसे सुनना चाहते हैं तो आप पूरे संघ के बारे में जानकारी उनसे लीजिए। जो आप संघ के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी यही विनती है कि ट्रैक रिकॉर्ड के साथ देखिए कि 100 से ज्यादा संगठन जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीजेपी तो सिर्फ एक है, इतने सारे उद्योग के क्षेत्र में हो, नक्सलवाद को लेके, ट्राइबल्स को लेके जो संघ ने किया है, नॉर्थ ईस्ट को लेके संघ ने जिस ढंग से लोगों को असिमिलेट किया है ताकि भारत की जो विशेषता है, जी, जो डाइवर्सिटी जी, शाइना। है, उसको बरकरार रखें। आप बजरंग जी, दल नवल- भी नहीं का है, बजरंग दल भी नहीं का संगठन है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूछूंगा, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। राजीव जी, लाखों लोग जी। लाखों लोग खड़े हैं, लाखों लोग व्यायाम बिल्कुल। के साथ देश मैं नवल जी के पास, राष्ट्र की शाइना, मैं गाने नवल जी के पास जाना जो चाहूंगा। उनकी विचार नवल है, जी, उसके बारे में अर्जुन थोड़ी जी, जानकारी जी जी कीजिए। जी जी शाइना, नवल जी, कुछ देर पहले अर्जुन जी बोल रहे थे और उन्होंने एक बात कही और एक वाक्य बोला और वो ये कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे का आदर नहीं करते। ये वाक्य उन्होंने बोला जिस पर कि अवनीश जी ने कुछ टिप्पणी की थी। मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अवनीश जी आपसे चाहता हूं कि क्या क्लैरिफिकेशन आप दे रहे थे इससे पहले कि मैं नवल जी के पास जाऊं। मैं बिल्कुल क्लैरिफिकेशन क्या मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त देखिए, से कई सारी बातें हैं प्रतीक जी। सबसे पहली बात यह है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रतीक भारत जी, की हमसे- आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या नवल जी, भूमिका थी? नवल जी, इस नवल पर जी, अलग मैं- से विस्तार नवल जी, पूर्वक सुन लिया जाए। अरे नवल सुन जी, लिया जाए नवल जी, भाई मैं साहब, प्रतीक सुन बोल- लिया जाए, नवल जी, थोड़ा मैं सुन लिया प्रतीक जाए। बोल रहा हूं। अरे थोड़ा सहिष्णु बनिए, सुन लिया जाए। नवल जी, मैं सुन आ लिया रहा हूं जाए आपके थोड़ा। पास। मैं ये बता रहा हूं, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए थोड़ा। शांति बनाए रखिए। मैं ये बता रहा हूं कि भारत में आजादी की जंग में आरएसएस की भूमिका क्या थी, इस पर बहुत ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस की भूमिका अंग्रेजों के भेदिए की भूमिका थी। आरएसएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम थे और क्रिश्चियन थे। कभी भी आरएसएस का कोई नेता आजादी की जंग में पकड़ा नहीं गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बंगाल में अंग्रेजों के पक्ष में जो भाषण दिया था, उसे साइना एनसी जी को पढ़ना चाहिए। और साइना एनसी जी महिला हैं। जरा आपको यह भी जानना चाहिए कि आरएसएस की सोशल हायरार्की में सुन लिया आरएसएस सुन लिया जाए आरएसएस की सोशल हायरार्की में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या भूमिका है? साइना जी, पहले इसको जरा जाकर देख लीजिए और समझ लीजिए। रही बात 15 अगस्त और 26 जनवरी की, तो आजादी की पूर्व संध्या पर 5 जनवरी में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में लिखा गया था
कि तिरंगे का 3 रंग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद ही खराब है और यह भारत की जनता पर नकारात्मक असर डालेगा। तो यह था तिरंगे को देखने का आरएसएस का नजरिया जनाब। जो देश की आजादी में जिस संगठन की कोई भूमिका नहीं रही, एक सिंपल सा तर्क है, आरएसएस इतिहास के भगवाकरण का प्रयास क्यों कर रहा है, इतिहास के पुनर्लेखन की मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस यह जानता है कि हमारा पूरा इतिहास कायरता से भरा हुआ है, देशद्रोह से भरा हुआ है, राष्ट्रवाद के प्रति गद्दारी से भरा हुआ है। और किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? कौन सा राष्ट्र? सुन लीजिए, कौन सा राष्ट्र? किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी पोल खोलता हूँ, मैं पोल खोलता हूँ, ये जो नवल जी कह रहे हैं ना, कौन सा राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? झंडे पे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं मैं पहले। उस हिंदू राष्ट्र जी, झंडे वाली बात पे जो उन्होंने कहा उस पे क्लैरिफिकेशन पहले, मैं सबसे पहले आपसे उसी पे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं जी। उस राष्ट्र की आप बात करते हैं? जी शाइना, मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं आ रहा हूं शाइना, आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आऊंगा शाइना जी। प्रचारक महोदय, थोड़ा बातों को सुन लिया जाए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आरएसएस का पूरा इतिहास बिल्कुल राष्ट्र के प्रति गद्दारी से भरा है और इसके लिए मुझे यह कहने की जहमत कोई न उठाए कि आप आरएसएस की विचारधारा पढ़ लें, क्योंकि मैंने आरएसएस को पढ़ा है। नवल जी दूसरे की बात सुन लीजिए। आरएसएस की सामाजिक विचारधारा, आरएसएस की राजनीतिक विचारधारा पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, बात सुन लीजिए जी। अभिषेक जी नहीं, आप देखिए कि महिलाओं को देखने का आरएसएस का नजरिया क्या है। जिन लोगों ने नवल जी अब आप बोल चुके हैं ना, नवल जी अब आप बोल चुके हैं, अब आप चुप हो जाइए। क्या नजरिया है नवल जी? है ना इनसे जी, आपको कम से कम नवल जी अब आपने अपनी बात रखी है, आरएसएस का पक्ष पोषण करना चाहिए। नवल जी आपने अपनी बात रखी है, आप चुप हो जाइए। बस मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। नवल जी एक मिनट, नवल जी बैठिए, नवल जी सुन लीजिए, शांति, थोड़ा सुन लिया जाए। नवल जी सुनिए, दूसरे की बात सुनिए। मैं आपकी बात का ही क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं, आपकी बात का जो आपने बात रखी उसी का क्लैरिफिकेशन तो रहने दीजिए। मैं पहले अभिषेक जी आपसे, फिर मैं शाइना से जी। नवल जी अब आपको थोड़ा सा इतिहास मैं भी बता दूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, आपको शायद मालूम नहीं होगा, वो कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से राष्ट्रीय आंदोलन में जेल गए थे। कुछ असहमतियां थी खिलाफत आंदोलन के लिए। नवल जी अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, सबकी बीच नहीं, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए ना, आप झूठी बात, अंग्रेजों के साथ गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप इतिहास की झूठी व्याख्या कर रहे हैं, आप इतिहास की झूठी व्याख्या कर रहे हैं। आप आरएसएस का महिमा मंडन इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं भाई साहब। अगर ये तथ्य होगा तो आप माफी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से। कौन हिंदू राष्ट्र, अगर ये कौन तथ्य राष्ट्रवादी है? अगर ये भारतीय राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन आप हुए हैं। नवल जी अगर ये तथ्य होगा तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? अरे मैं तो बार बार बोलूंगा माफी मांगने की बात। माफी आप झूठ बोलते हैं, राष्ट्र से मांगना चाहिए। झूठ बोलते हैं जनाब, भारत देश से आपको माफी मांगने की आवश्यकता है। प्रतीक जी, मैं आपको भारत राष्ट्र से माफी मांगने की आवश्यकता है कि 1948 में, आजादी की जंग में भारत 1962 और 65 की लड़ाई में जब होम गार्ड्स ने रसद पहुंचाने से मना कर दिया, तब संघ के स्वयंसेवक सीमा पर जाकर के सैनिकों के लिए रसद लेकर के गए। 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवक नेहरू जी ने आमंत्रित किया। भारत छोड़ो में क्या नवल जी आप सुन लीजिए, 1925 में आपकी स्थापना की। नवल जी आप सुन लीजिए, नवल जी आप सुन लीजिए ना। 1931 में मैं आ रहा हूं, शाइना आ रहा हूं, अभिषेक जी के बाद आ रहा हूं, शाइना आ रहा हूं, बिल्कुल शाइना मैं शाइना में आ रहा हूं आपके पास। गणतंत्र दिवस की परेड में नेहरू जी ने बुला करके, आरएसएस का कौन सा बड़ा नेता फ्रीडम स्ट्रगल में कभी जेल गया है? हमें आप इसका प्रमाण दीजिए। अगर गलती से आरएसएस के किसी नेता को अंग्रेजों ने पकड़ भी लिया तो तुरंत माफीनामा पर सिग्नेचर हुआ और छोड़ दिया गया। यह था इनका नजरिया, यह था इनका राष्ट्रवाद, और ये राष्ट्रवाद की व्याख्या करने बैठे हैं। जी राजीव जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नवल जी अपने इतिहास को सुधार लीजिए, इतिहास के ज्ञान को सुधार लीजिए अपने। उस समय समस्त सर आरएसएस के पूरा भारत कांग्रेस के मैं बढ़िया से समझ चुका पूरा हूं। भारत गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन लड़ रहा था, इसलिए उसके पैरेलल, उसके समानांतर उसको कमजोर न हो, इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक कांग्रेस के हैसियत से गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। जी शाइना बोलेंगे, उसके बाद मैं राजीव जी के पास आता हूं। मैं राजीव जी आता हूं। शाइना मैं संक्षेप में 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले महिला के सम्मान के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा था।
प्रतीक जी, मैं बहुत ही संक्षेप में मेरा पॉइंट रखूंगी। जी, श्योर। महिला के सम्मान के बारे में ये मुद्दा उठाया था। मैं आपको बता दूं, और एक महिला होने के नाते संघ में महिलाओं के प्रति जो आदर और सम्मान और जिस दृष्टि से एक महिला के प्रति देखते हैं, अरे आपसे ज्यादा जो संघ मनुस्मृति के हिसाब से समाज को संचालित करने की बात करता है, वो संघ महिलाओं को सम्मान कैसे देने लगा भाई? हो गया आरएसएस का इतिहास आपका रिकॉर्ड जरा 1 मिनट के लिए बंद कीजिए। नवल जी, जो आपको जानकारी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। जो दृश्य आप टीवी पे देख रहे हैं, जहाँ लाखों लोग खड़े हैं और डिसिप्लिन है, बलिदान और त्याग के बारे में इनको क्या पता है? पूछ रहे हैं कि किसने अपनी जान दी। अरे यहाँ तो हजारों लाखों की तादाद में लोग जान दे रहे हैं देश के लिए, और ये एरे गहरे नहीं है। संघ के एक एक व्यक्ति डिग्री होल्डर्स हैं, डबल डिग्री होल्डर्स हैं, और उसके बावजूद जो घर छोड़ के देश के लिए वो काम करना चाहते हैं, क्या ये बलिदान और त्याग आप समझ पा रहे हैं? नवल जी, आप जिससे चाइना नवल जी ने एक पॉइंट कहा, जब भगत सिंह को पकड़ा गया था, जब भगत सिंह और सुखदेव को पकड़ा गया था, तो आरएसएस के नेताओं ने कहा था, चाइना नवल जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। चाइना नवल जी ने एक बात कही कि आरएसएस को उन्हीं लोगों से, उन्हीं युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये किस संदर्भ में बात कही, मैं इस बात जानूंगा। बदल रहा है संघ, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब शाइना बोल रही थी तो बीच में राजीव ने कहा कि उन्हीं लोगों से संघ को माफी मांगनी चाहिए। राजीव, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं, किनसे माफी मांगनी चाहिए संघ को? बहुत संक्षेप में, वेरी शॉर्ट, क्योंकि चाइना बोल रही थी, इससे बीच में आप बोले। जी प्रतीक जी, ये माफी मांगने वाली बात नवल जी ने कहा था, लेकिन मुझे कुछ बोलना था। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक लाइन में 2 लाइन में अपनी बात मैं समझा रहा हूं। प्रतीक जी, मैं बता रहा हूं किनसे माफी मांगनी चाहिए, बस 1 मिनट का समय दिया जाए ना। जी बोलिए। आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। भारत में आजादी की जंग में मारे गए उन लाखों सपूतों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आजादी की बलि वेदी पर अपने को कुर्बान कर दिया। उस महासंग्राम में आरएसएस की भूमिका भेदिए की थी, तो आरएसएस को माफी उनसे मांगनी चाहिए। आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल। समाज के बाकी लोगों को नवल जी आपने बोल लिया ना। नवल जी अब आप आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। नवल जी आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, आप सुनिए। अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब आप बस मैं एक आपके पास अगर एक भी प्रमाण हो। देखिए, मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं। मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं। देखिए, मैं बड़ा धैर्यवान श्रोता हूं। मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं। आपने कहा था 1 मिनट चाहिए, आपने 1 मिनट बोल लिया। देखिए, प्रेमचंद आपने 1 मिनट बोल लिया। प्रतीक जी, प्रेमचंद ने एक लेख लिखा है, सांप्रदायिकता पर एक लेख लिखा है। उसमें एक लाइन बोला है प्रेमचंद ने कि सांप्रदायिकता जब भी आती है, संस्कृति का लबादा ओढ़ कर आती है, क्योंकि सांप्रदायिकता को नग्न रूप में, नंगे रूप में आते हुए शर्म आती है। इसलिए वह जब भी आती है, संस्कृति का लबादा ओढ़ कर आती है। तो आरएसएस के लोग जब बोलेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवाद, जैसे लगेगा कि पूरे भारतीय संस्कृति का ठेका पट्टा इन्हीं लोगों ने संभाल रखा है। भाई साहब, अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दें, राष्ट्रवाद का बड़ा नवल जी अवधेश जी जवाब देंगे। जी बिल्कुल अवधेश जी अब जवाब देंगे, धैर्य से सुनेंगे हम। जी अवधेश जी अभिजय जी। अब नवल जी मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं, आप उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या यह सच है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ के शिविर में गए और उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे आकर के लगा कि हिंदुस्तान में अंबेडकर जी के समय में ऐसा भी कोई संगठन है जहां पर जाति और वर्ण का कोई भेद नहीं होता? नवल जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। गलत। क्या मुझे पहले सवाल तो करने दीजिए। क्या यह सत्य नहीं है कि अंबेडकर ने आप ही लोगों के चलते बौद्ध धर्म को अपनाया? नहीं, अंबेडकर ने आपके चलते बौद्ध धर्म को अपनाया। आपकी गलत विचारधारा के चलते अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ऐसा क्यों हुआ? पहले आप इसका जवाब दीजिए। पहले आप इसका जवाब दीजिए। धर्म किसी का जवाब दें कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? नवल जी, अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? नवल जी, बाबा साहब जब संघ के शिविर में गए, क्या उन्होंने ये लिख करके कहा कि पहली बार किसी संगठन में भारतवर्ष में मुझे ऐसा लगा जहां पर जाति और वर्ण का कोई मतलब नहीं है,
संघ में कोई भी पुकारा जाता है पहले। बिल्कुल गलत, नवल जी पहले सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप अरे जाति जाति आपका प्राण वायु सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप प्राण वायु है जनाब। आप नवल जी सुन लीजिए, क्या ये सच है? नवल जी क्या ये सच है? नवल जी क्या सामाजिक विचारधारा क्या है? आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अरे धूल आप झोंक रहे हैं लगातार झोंक रहे हैं। लगातार पिछले 50 सालों से अपनी राजनीति के कारण अपनी आपकी राष्ट्र विरोधी राजनीति के कारण आप झूठ बोलते रहे और आपके झूठ पकड़े गए हैं। लगातार झूठ पकड़े गए आपके, लगातार झूठ पकड़े गए। न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर वेद सुनते हुए पाया जाए तो कानून में मिला हुआ शीशा डाल दो। नवल जी, तो आप उस व्यवस्था की हिमायत कर रहे हैं। नवल जी एक मिनट धैर्य से, नवल जी धैर्य से, बहुत धैर्य से चर्चा चलने दीजिए। जी अर्जुन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। प्रतीक जी मुझे रक्षा जी, मैंने किसी, जब सब लोग बोलते थे तो मैं बीच में कभी नहीं बोला। नहीं बिल्कुल नहीं बोले आप। मुझे प्लीज सुनिए, मैं 1 मिनट भी नहीं बोल पाया हूं इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या संघ बदल रहा है, ये आज का सब्जेक्ट है। मुखौटा बदलने से कोई विचार बदल नहीं पाता। जो वर्ण व्यवस्था को निराश होकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, आपको सुना था सानिया जी, मुझे प्लीज सुनिए आप, मैं आपको सुन रहा था बहुत अर्जुन जी। इस बात का जवाब दीजिए, बाबा साहब गए थे कि नहीं कारण ही ऐसे विचारधारा के कारण बाबा साहब संघ के शिविर में गए थे और बाबा साहब ने संघ के शिविर में जाने के बाद क्या कहा था इस पर? मैं आपसे हिंदू धर्म के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है संघ के बारे में। क्या बाबा साहब संघ के शिविर में जाकर के उन्होंने कहा था ये बात की नहीं कही थी? क्या बाबा साहब ने जो लिखा हुआ बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने लिखा हुआ नहीं, बाबा साहब ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ये अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए, ये क्या आपके सरसंघचालक सुदर्शन जी ने नहीं कहा था? आप वर्ण व्यवस्था में मानते हैं, आपके सभी सरसंघचालक ने किया है, कहा है, ये क्या आप नहीं मानते? बिल्कुल। ये आपकी आरएसएस की दुकान पर गांधीवध क्यों, ये बुक्स मैंने खुद ने मंगवाई थी और मिली थी। क्या गांधीवध को, गांधी को मारने को आप जस्टिफाई करने वाली बुक्स आपके बुक स्टोर में से नहीं बेचा जाता क्या? संघ का उससे कुछ आज भी है। आप महिलाओं के लिए ड्रेस कोड आप लगाते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसके लिए आप डिक्टेट करते हो, लेकिन देश का जो युवा चाहते हैं उसको आप सम्मान नहीं करते। आप महिला की बात करते हैं, आज तक महिला की बात छोड़िए, एक दलित या आदिवासी या ओबीसी को आपने सरसंघचालक कभी बनाया है आज तक किसने? जी शाइना मैं राजनीति के बाद जाना चाहूंगा। जी शाइना, आज तक जो है जी शाइना जवाब दे कि राजनीति के लिए, महिला को लेकर आरएसएस का मूल धर्म है वो राजनीति है। महिला को लेकर संघ में जो सवाल उठाए अर्जुन जी ने, पीछे से भाजपा को लाकर बैक हैंड ड्राइविंग करते हैं, बैक सीट ड्राइविंग करते हैं, ये सही बात नहीं है। आज के दिन में भी जो चाइना में आ रहा हूँ, राजनीति में आपके पास आता हूँ। कौन सी नीतियां नक्की करनी चाहिए वो तय नहीं करते आप। देश के लिए नहीं, आप राजनीति के लिए जीते हैं और पहले अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, आज को जो आपत्ति पीछे बैकसीट ड्राइविंग करके इस वजह से है कि हमें मार्गदर्शन मिल रही है और वो देश के सभी जनता जानते हैं कुछ नहीं, सकारात्मक दिशा में। चाइना वो जो सवाल उठाए हैं, चाइना वो सवाल जो अर्जुन ने उठाए, चाइना जो सवाल अर्जुन जी ने उठाए, लाख लोग खड़े हैं और वो भी सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के, इसलिए आपको आपत्ति हो रही है। आपत्ति आपको हो रही है क्योंकि आपके प्रति कोई विचारधारा सोच साइना जी आपने कभी ये वहाँ जो हमारे मोड़ासा में ब्लास्ट हुआ या मालेगांव में ब्लास्ट हुआ या समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ या मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, कभी आवाज उठाई आपने? जो महिला के प्रति सम्मान आदर है, ये पूरे पैनल से दिखा है। ब्लास्ट करने वाले, दंगे करने वाले, महिलाओं को आप जो हैरान परेशान करने वाले, देखिए हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। आपके वो लोग आज सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, पहले वो छुआछूत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें। आपने अनटचेबिलिटी के लिए क्या किया 60 साल में, सेक्युलरिज्म के लिए क्या किया है, और लगातार ये कहना है कि दंगे, मैं
मैं इस सोच को समझ सकती हूँ क्योंकि प्रतीक जी हकीकत ये अरे है आपके लोग कि नहीं आज कहते ये हैं सभी लोग जो कि ये जो दृश्य राष्ट्रगीत देख रहे का हैं अपमान जहाँ करते हैं, उसको 1.5 लाख पाकिस्तान जाना लोग पड़ेगा। वेस्टर्न लेकिन मोदी जी रशिया जाकर हमारे राष्ट्रगीत का अपमान किया, तो वो पाकिस्तान गए, क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया आपने? अपने अपने क्षेत्र में काम और डॉक्टर करेंगे मनमोहन सिंह बात करते थे उस समय, तो आप कहते थे देश का प्रधानमंत्री झुक जाता है, और मोदी जी वहाँ बारे में बात करते हैं और सबसे ज्यादा exchange करते हैं, अनटचेबिलिटी साल उनके सारी संगठन exchange। जी में राजीव है। जी, और आप प्लीज बोलते नहीं महिला के सम्मान के आज बारे में पठानकोट में हमला हो रहा है। जी राजीव जी, चुप कराए तो कोई और बात करे। नहीं बिल्कुल राजीव जी आप बोलेंगे। साइना जी बोलती है तो चाहते हैं कि सारे लोग चुप रहे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं आता हूँ आपके लेकिन पास। दूसरा कोई बोलेगा तो बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल राजीव जी आप बात कहना चाह रहे थे, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जी राजीव जी, जी राजीव जी, जी प्रतीक जी मैं आपके माध्यम से खास तौर से साइना जी से अपील करूंगा कि जब वो दूसरे बोल रहे हैं तो लगातार बोलती जा रही है, किसी को बोलने देना नहीं चाहती है, और कोई कमेंट करता है तो व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। फिर शुरू कर दिया आपने, फिर शुरू कर दिया आपने। राजीव जी आप बात बोले, राजीव जी आप अपनी बात कहें। आपने शुरू, मैं तो अनुरोध, राजीव जी आप अपनी बात कहें, साइना को छोड़ दें, आप अपनी बात कहें। राजीव जी बात कहें। पर्सनल नॉलेज का सर्टिफिकेट देते। प्रतीक जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मूल क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी ऐसे संगठन का नाम बताइए जिसकी भूमिका आजादी में न गड़े रही हो और आजादी के बाद दंगा कराने की रही हो, आजादी के तुरंत बाद तिरंगे झंडे से लेकर राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन तक का विरोध किया हो और अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानता हो और बाकी सारे पार्टियों को, सारे जानकारी नहीं, क्योंकि 90 साल से संघ काम करते आ रही है। 90 साल से आप माफी मांगिए ना, आपके संघ प्रचारक माफी मंगवा रहे हैं हर बात पर। 42 में आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? देश से माफी मांगिए ना, आप देश से माफी मांगिए। अभी देश से माफी मांगिए कि आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। आप देश से माफी मांगिए कि गांधी के साथ पूरा जब देश खड़ा था तो आपके संघ प्रचारक ने क्यों कहा कि आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, व्यक्तिगत पर करेंगे? क्या आप वहां मौजूद थे जानने के लिए कि उनका नहीं, आप पैदा हुई थी, आप इतनी बुजुर्ग होगी, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप वहाँ होंगी, आप राजीव जी होंगी, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं उतना बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं इतिहास पढ़ा हूँ, मैं कभी दावा नहीं किया, मैं कभी दावा नहीं किया, मैं कभी दावा नहीं करता हूँ वहाँ था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, राजीव जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ, किसी एक राष्ट्रीय संगठन का नाम बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना आपको। राजीव जी मेरी बात सुनिए आप। और राजीव जी को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं। राजीव जी नाम सुनिए, राजीव जी बोल रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा था। राजीव जी अवनिशेष जी बोल रहे हैं। जी राजीव जी, जी प्रतीक जी आपके माध्यम से मैं राजीव जी से, नवल जी से और अर्जुन मोढवाडिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा है कि नहीं है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है, संघ पर प्रतिबंध लगता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं 1964 तक, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, संघ पर प्रतिबंध हटता है। आज तक आप वो कह रहे हैं कि संघ पर कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला, प्रतिबंध हटा, गलत आरोप लगाए गए, पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति ने को बरगला लिया संघ ने। आप लगातार एक बात रटते रहते गांधी की हत्या में जवाब दूं? हत्या आप लोगों ने करवाई। आप, मैं तो आज जो सवाल पूछा अर्जुन जी जवाब दीजिए, अर्जुन जी जवाब देंगे, अर्जुन जी जवाब देंगे, कोई नहीं बोलेगा। अर्जुन जी जो खत लिखा था और जो कॉम्प्रोमाइज किया था वो आपने पढ़ा है कभी? कॉम्प्रोमाइज किसने? पंडित नेहरू ने किया था। मैं कॉम्प्रोमाइज पंडित नेहरू ने किया था, नेहरू जी ने किया था। संघ के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल साहब ने जो खत लिखा था, उन्होंने जो कहा था कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बेची और उन्होंने खुशियां मनाई थी, पढ़ा नहीं आपने? हटाया गया था। और मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज जब समाधान हुआ संघ से समझौता किया था, आपके लिए राजनीति में भाग नेहरू जी ने संघ से समझौता किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज यहाँ कहा कि नेहरू जी ने संघ से समझौता किया था। कॉन्स्टिट्यूशन पैनल पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अर्जुन जी, ये बात जो आप कह रहे हैं समझौते वाली बात, किसके संदर्भ में क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। उठाए थे, कार्यक्रम खत्म होने से पहले उसका जवाब जरूर देके जाए थे। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी मैंने एक सवाल रखा। अर्जुन जी जो आप ये कह रहे हैं कि समझौते वाली बात, ये इसका क्लैरिफिकेशन स्पष्ट कर दें, क्या चीज कहना चाहते हैं आप? जी अर्जुन जी। देखो, संघ पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था और सरदार पटेल साहब ने चिट्ठी लिखी थी सरसंघ चालक पर उस समय कि खुशियां मनाई गई,
महात्मा गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी गई और वहां पब्लिक में आकर उन्होंने खुशियां मनाई और उस सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिवशी गोपाल गोडसे संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। गोपाल गोडसे ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं और नथुराम गोडसे दोनों संघ के कार्यकर्ता थे, नहीं थे और संघ के विचार से आगे बढ़े थे। इतना ही नहीं, जब उस पर प्रतिबंध हटाए जाने की बात थी तब एक समझौता हुआ था कि संघ राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। नेहरू जी लेकिन ने आज नेहरू जी भी ने संघ से संघ समझौता एक किया। राजनीतिक संगठन है। नेहरू जी ने बैकडोर संघ से ड्राइविंग समझौता आज भी किया। भाजपा का कर रही है और आज तक प्रतीक जी। उन्होंने अपना बिल्कुल, नवल जी आ रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन मैं। नहीं बनाया नवल जी आ रहा है। हूं। उन्होंने समझौता जो किया हुआ था पटेल साहब के साथ उसका भंग किया है। आज तक उन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। सिर्फ 2 दिन में आज तक हमेशा वो हमारे रोज राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रगीत नहीं ध्वज मानते। राष्ट्रीय ध्वज के उनसे प्रति ऐसे लेकर अप्रतिम उन्होंने सम्मान कई है। राष्ट्रीय प्रतीक है, उनको आज राष्ट्रीय सम्मान ध्वज के नहीं कर रहे प्रति हैं। अप्रतिम सम्मान है और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज के तो प्रति संघ- नहीं, नहीं, जितने भी कार्यालय राष्ट्रीय लेकिन वो ये जो पर बात कह रहे तिरंगा हैं, झंडा देखिए, नहीं अमित जी जो लहराते। ये बात कह रहे हैं कि ध्वज और को आज तक सम्मान तो आपने है, महात्मा लेकिन आपने गांधी फहराया के नहीं। ट्रिब्यूट प्रत्येक राष्ट्रीय अक्टूबर प्रतीक को के क्यों नहीं प्रति दिया? सिर्फ ध्वज के प्रति नहीं, आज तक नहीं दिया। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है उन सब के प्रति संघ का अप्रतिम सम्मान है। लेकिन वो कहते हैं कैटेगोरिकली फहराया फिर नहीं से है। एलिगेशन करता फहराते हूं। नहीं है। 15 वो ये अगस्त इल्जाम लगाते हैं। 26 जनवरी को संघ अपने संघ के हेडक्वार्टर तमाम पर संगठन तिरंगा आपको नहीं याद लहराता है। है। आपको याद तिरंगा दिला- आपको नहीं मालूम लहराता नहीं है है। संघ के तमाम प्रकल्प जो हैं, तमाम संगठन 15 अगस्त नागपुर 26 जनवरी नागपुर के में फहराया दिन, जाता है। यस बिल्कुल नागपुर में तमाम वो संगठन, 26 जनवरी विद्यार्थी और परिषद है, अपने मजदूर संघ है, हेडक्वार्टर पे कभी वनवासी तिरंगा कल्याण नहीं आश्रम है, ये लहराते, तमाम कभी नहीं। संगठन जो है वो राष्ट्र 26 का जनवरी अपमान और है। 15 अगस्त को उसके लिए राष्ट्रीय माफी पर्व मांगनी के रूप में चाहिए। निरंतर मनाते रहे। नहीं, वो सवाल अर्जुन जी उन्होंने को- पूछा संघ के मुख्यालय के ये आपके लिए है ना कि सिर्फ झंडा फहराना आपके लिए, मैं झंडा संघ आप के फहराते रहे हेडक्वार्टर में और संघ की देश को खोखला कार्यालय करते में रहे। कभी उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया। मैं फिर से हमेशा दोहराता हूं अपना आरोप। राष्ट्रीय ध्वज के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने सीमा पर जाकर के सेना की मदद की। लेकिन सवाल जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं यही। दे रहे अभिजीत जी। अरे सीमा पर की बात जाकर छोड़िए, के अपने राष्ट्रीय हेडक्वार्टर ध्वज की के बात नीचे कीजिए। नीचे न गिरने सीमा पाए। की मैं बात छोड़िए, मैं इसी सवाल पे मैं इस सवाल पे लौटूंगा आज- अभी। बदल रहा है संघ और इस चर्चा में सीधे जुड़ते हुए बगैर कोई वक्त गवाए हुए सीधे हम राजीव जी के पास जाना चाहेंगे। राजीव जी, बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी, उसमें यह बात आई थी कि संघ के बदलने की प्रक्रिया है, वो बदलना चाहते हैं, युवाओं को साथ में लेकर चलना चाहता है। राजीव जी। प्रतीक जी, साथ में लेकर चलने का इनका सपना हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मैं राष्ट्रीय चैनल पर संघ प्रचारक महोदय से उन सवालों के जवाब मांग रहा हूं। सवालों के जवाब के बदले तमाम सवाल कर रहे हैं। मैंने इनसे सिर्फ 2 बातें पूछी थी, जब तक देश के नौजवान जुआ जानेंगे नहीं तब तक इनसे जुड़ेंगे कहें। मैं इनके हित की बात कर रहा हूं। ये बताएं कि पूरा देश जब क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था तो ये उसके विरोध में खड़े थे कि नहीं खड़े थे आजादी से पहले, और आजादी के बाद तिरंगे का और राष्ट्रीय संविधान का इन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया था? महात्मा गांधी के पार्टिसिपेशन में इन्होंने बोला था कि नहीं कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरा आरएसएस नहीं जाएगा, किसी को व्यक्तिगत रूप से जाना है तो जाए। कौन सी इनकी ऐसी व्यवस्था थी कि महात्मा गांधी के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में खड़े नहीं हो सकते थे, राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते थे, भारतीय कानून और संविधान का सम्मान नहीं कर सकते थे? जब तक इन सवालों पर देश के नौजवानों से माफी मांग ले तो हो सकता है देश के नौजवान सोचे इनके बारे में। फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में जब तक अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते हैं कोई नहीं के साथ खड़ा जी राजीव जी, मैं नवल जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं जवाब चाहता हूं जी। ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं संघ से जी। मैं तो जवाब दे चुका हूं। पहली बात तो कि इन्होंने खुद माना कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने कहा कि मैं सत्याग्रह करके अंदर जा रहा हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांधी जी के नेतृत्व के अलावा, उन्होंने कहा मेरे नेतृत्व में नहीं, संघ के नेतृत्व में नहीं, स्वयंसेवक जाएगा, स्वयंसेवक की हैसियत से नहीं जाएगा, वो कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से स्वाधीनता आंदोलन में जाएगा। ये इन लोगों के दिमागी खिड़कियां बंद हैं। जो व्यक्ति संघ का संस्थापक स्वयं जेल में जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो जेल में जा रहा हूं गांधी जी के नेतृत्व में, और तुम मेरे नेतृत्व में जाना, तुम गांधी जी के नेतृत्व में नहीं जाना। ये लगातार ऐसा झूठ फैलाया गया संघ के खिलाफ, क्योंकि डर था, निरंतर भय था।
संघ ने लगातार राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय आज भी प्रातः स्मरणीय हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी बातें जो झूठ लगातार फैलाए गए। सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। अब बीच में कौन बोल रहा है? जी अब बीच में कौन बोल रहा है? मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं ना। मैं बीच में कौन बोल रही है? जी बोलिए। बात यह है कि बहुत सारे झूठों का पर्दाफाश होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लगातार लंबे समय तक कहा जाता रहा 45 के प्लेन क्रैश में मारे गए, जो कि अभी झूठा साबित हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। इस तरह के लगातार भारतीय राजनीति में एक पार्टी के द्वारा लगातार झूठ फैलाए गए, वो सारे झूठों का पर्दाफाश होने वाला है। नवल जी, संघ का मैं वही युवा कैसे ये बार बार सामने रखी जा रही है। नवल जी बोलेंगे। नवल जी उसके बाद चाइना। जी नवल जी का जवाब मांगिए। अभी भी सवालों का क्विट इंडिया। बिल्कुल मैं आपके ही सवाल पे हूँ कि वो सवाल जो बार-बार पूछे जा रहे हैं। आपने कहा स्वाधीनता आंदोलन में जेल गए थे, डॉक्टर साहब जेल गए थे, आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? अरे जरा बातों, डॉक्टर साहब जेल गए थे जी, संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब जेल गए थे, गांधी जी के नेतृत्व में गए थे, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह करके जेल में गए थे। नवल जी आज जुड़ेगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उन्होंने कहा कि 1942 मूवमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं। वो जवाब थे या नहीं थे, ये भी एक सवाल था। थोड़ा रेगुलेट किया जाए प्रतीक जी, थोड़ा रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल आप बोलिए। मैं ये बता रहा हूं कि आरएसएस का वैचारिक आकर्षण खत्म हो चुका है और बिहार के चुनाव के परिणाम ने यह दिखा दिया कि अब आरएसएस की वैचारिक कब्र बिहार में खुद गई है। दूसरा और सबसे अहम पहलू यह है, जिस पर बार बार चर्चा हो रही है, आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की। बस मैं 2 मिनट समय लूंगा, 2 लाइन बोलूंगा। जल्दी बोलिएगा नवल जी, 2 मिनट नहीं, बहुत संक्षेप। जब आरएसएस पर से बैन हटाया जा रहा था तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि मैं भारत के संविधान को मानूंगा। तो यह तो स्वतः सिद्ध है कि यह संगठन भारत के संविधान में आस्था नहीं रखती है। और तीसरा और अहम पहलू यह है कि आजादी की जंग में जब महात्मा गांधी लियाकत अली और सुहरावर्दी को मनाने में लगे हुए थे, आप लोग काली टोपी और चड्डी पहन के जिन्ना का साथ दे रहे थे और आपके सावरकर साहब और गोलवलकर साहब बिल्कुल गलत बात है, सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे। देश को बांटा आपने पाकिस्तान के निर्माण के लिए अंग्रेजों के चश्मे से भारतीय इतिहास को, स्वाधीनता आंदोलन को पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा। सारे ऐतिहासिक बातें हैं जिन पर की सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी है, ऐतिहासिक बात भी है कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जी बिल्कुल, आज तक इतिहास ये कहता है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है यहाँ पर। जी चाइना, मैं आपकी बात अभी खुलेगी, अभी बहुत सारी पोल खुलने वाली हैं। अगर आपको आरएसएस बहुत सारी पोलें खुलने वाली हैं, मजबूत तर्क लेकर बहुत सारी पोलें खुलने वाली हैं। नवल जी तर्कों का सहारा आप मत ले। जी चाइना, बिल्कुल चाइना बोलेंगे, बिल्कुल चाइना। मैं ये बता रहा हूँ प्रतीक जी, मैं यह बता रहा हूँ कि आरएसएस अपने को आधुनिक नहीं बना सकती। आरएसएस के आधुनिकीकरण का मतलब नवल जी चाइना। जब मैं बोलता हूँ मेरी बात को काट दिया जाता है। प्रतीक जी, सबसे पहले थोड़ा रेगुलेट कीजिए। आरएसएस के प्रचारक महोदय को तहजीब सिखाइए, थोड़ा उन्हें तहजीब सिखाइए। आरएसएस डिसिप्लिन आपको नवल जी आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और ये सिंपल तहजीब आप भूल जाते हैं। नवल जी प्लीज, नवल जी शब्द से आपको चिढ़ती है। प्लीज जी शाइना प्लीज इस डिबेट को ट्रिवियलाइज मत कीजिए। अफसोस की बात यह है कि संघ में कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करता है, कोई भी प्रचार नहीं करते हैं और कोई भी लगातार ऐसे क्लैरिफिकेशंस नहीं देते हैं। इसलिए लोग जो सोचते हैं कि अपने बलबूते पे वो संघ के विचारधारा के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है 1925 में ये संगठन क्यों स्थापित हुआ था। ये स्थापित हुआ था क्योंकि तब अंग्रेज के खिलाफ एक संगठन और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो रहे थे उसके प्रति जो एक ढंग से लोगों को जोड़ना था।
संघ जी। को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक डिसिप्लिन संगठन जो सिर्फ राष्ट्रभक्त, राष्ट्रहित के बारे में सोचती है। और लगातार ये कहना कि महिला का आदर करते हैं या नहीं, जी। ध्वज को लहराते हैं या नहीं, इसके लिए आज तक आपके पास RSS कितने का सारे प्रमुख उदाहरण महिला बनी हैं। है। और आज जो आप मुझे आप एक सवाल का जवाब सुप्रीम दें। कोर्ट- आज तक लेकिन ये RSS एक का महिला प्रमुख संगठन कोई महिला नहीं बनी है? महिला संगठन एक स्प्लिंटर है। 100 में जी, से जी, कितने बिल्कुल। सारे संगठन जी। हैं। सेवा समिति के बारे में आपने सुना है, जो काम महिला करती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, वक्त की कमी, लेकिन आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अभी इतना, फिर मिलेंगे, आवाज उठाएंगे। बने रहिए, देखते रहे IBN 7।